Good afternoon class. In the previous video I had started unit 5 in which I had discussed the two different mechanisms, that is trade credit and factoring. After that I had discussed a committee named Tehejia Committee. Now in this video I am going to start the two different committees as available in the regulation of bank finance. Tandon Committee, that was established in the 1974, and the Core Committee, that is 1979. So first of all I am going to start Tandon Committee. टंडन कमेटी की अगर बात करें तो टंडन कमेटी को फॉर्म करने का बेसिकली जो पर्पस था वो था कि गाइडलाइंस तैयार की जाए कि जो बैंक क्रेडिट दिया जा रहा है उसका फॉलो अप किया जाए। बैंक क्रेडिट प्रोवाइड तो कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे एनपीए हमारा बढ़ रहा है, बैंक क्रेडिट रिकवरी नहीं हो रही है, तो ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी बैंक्स के लिए। तो ऐसे फॉर्मेट पे 1974 में एक नई कमेटी बनाई गई, दैट इज नेम्ड टंडन कमेटी, जिनके जो लीडर थे यानी जो चेयरमैन थे उनका नाम था श्री प्रकाश टंडन। इनके अंडर में एक कमेटी फॉर्म की गई जिसको फॉर्म करने का बेसिक पर्पस था कि ओवरऑल जो बैंक क्रेडिट दिया जा रहा है उसके फॉलो अप के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए, जिससे कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि कौन कौन से ऐसे हमारे बोरोवर्स हैं जो जेन्युइन बोरोवर्स हैं, जिनको जेन्युइन लेवल पे फंड की ज़रूरत है। क्योंकि जो टाइम से पे आउट कर रहा है इसका मतलब है कि वो जेन्युइनली फंड ले रहा है और वो अपने बिजनेस में यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट करके हमें लोन्स को हमारे वापस कर रहा है। तो उनको फाइंड आउट किया जाए और जेन्युइन फाइनेंस ही बैंक्स के लेवल पर प्रोवाइड किए जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बैंक्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ये डिसाइड कर सकें कि किसको लोन दिया जाए और किसको लोन ना प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए कमेटी देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ कमेटी इन जुलाई 1974 अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री प्रकाश टंडन। जुलाई 1974 में ये कमेटी आपकी फॉर्म की गई, जिसके जो लीडर थे उनका नाम क्या था? श्री प्रकाश टंडन। द पर्पस टू सेट अप दिस कमेटी वॉज टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर फॉलो अप ऑफ बैंक क्रेडिट। पर्पस क्या था कमेटी के सेटअप होने का? कि कुछ गाइडलाइंस फ्रेम की जाएं, प्रिपेयर की जाएं, जिससे कि जो बैंक क्रेडिट है उसको एफिशिएंटली हम फॉलो अप कर सकें। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग सजेशंस एज गिवन इन दिस कमेटी आर, कुछ सजेशंस आपके दिए गए यानी कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई, जिनके बेसिस पे ये कहा गया कि अगर ये गाइडलाइंस एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी तो वो अपने एडवांसेस को सेव कर सकती है। पहला, to suggest the guidelines for the commercial bank to follow up and supervise the credit and keeping a watch on the safety of the advances। पहली जो गाइडलाइन सजेस्ट की गई कि कॉमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत है कि वो फॉलो अप करें, किसको? बोरोवर्स को, और जो भी क्रेडिट है उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करते रहे। जो क्रेडिट दिया गया है उनको प्रॉपरली एनालाइज करते रहे कि हम क्या क्रेडिट दे रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में हम ये भी वॉच करें कि उस एडवांस की सेफ्टी कितनी है। सेफ्टी का मतलब कितना वो आपका एडवांस रिकवर हो जा रहा है। अगर रिकवरी की पॉसिबिलिटीज़ है, रिकवर हो रहे हैं, तब तो आप वहाँ पे अपना लेवल एज इट इज़ रखोगे, अदरवाइज वहाँ पे आप क्रेडिट प्रोवाइड करना बंद कर दोगे। सेकेंड जो आपके सजेशन दिए गए, टू मेक सजेशन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट आर टू बी कलेक्टेड बाय द बैंक्स फ्रॉम द बोरोवर पीरियोडिकली। अगला सजेशन दिया गया कि किस तरीके का डेटा और इन्फॉर्मेशन बैंक को कलेक्ट करने की ज़रूरत है, किससे? बोरोवर से, पीरियोडिक बेसिस पे, एंड दोज आर टू बी कलेक्टेड बाय द आरबीआई फ्रॉम द लेंडिंग। और उसको आरबीआई को ज़रूरत है कि वो आरबीआई उस डेटा को लेंडिंग बैंक से कलेक्ट करे। यानी कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक्स को ज़रूरत है कि रेगुलर बेसिस पे जो भी रेलिवेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है बोरोवर से, वो रेगुलर बेसिस पे उसको अरेंज करे। और आरबीआई के लिए उसने गाइडलाइंस इन्वॉल्व किया कि लेंडिंग बैंक से उसी ओवरऑल डेटा को अपने पास भी वापस कलेक्ट कराए, जिससे कि प्रॉपर उसकी रिव्यूइंग हो सके कि जो बैंक क्रेडिट दे रहे हैं वो क्रेडिट जेन्युइन बेसिस पे दिया जा रहा है या एट लास्ट बैंक अपने सेल्फ डिसीजन मेकिंग पे प्रोवाइड कर रहा है। ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। टू मेक सजेशंस फॉर प्रिजर्विंग इन्वेंट्री नॉर्म,
इन्होंने एक और सजेशन दिया, तीसरा सजेशन, कि जो इन्वेंट्री यानी स्टॉक के जो नॉर्म्स हैं उनको भी प्रिस्क्राइबिंग, उनको भी स्पेसिफाई किया जाए कि इन्वेंट्री के लिए क्या आपके नॉर्म्स होने चाहिए फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज बोथ इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक उनको चाहिए, तो स्टॉक के बिहाफ पे भी आपके कुछ रूल्स होने चाहिए कि कितना स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे तैयार करेगी और कितना स्टॉक आपको बैंक के फाइनेंस के बिहाफ पे खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। तो तीनों सजेशंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब अगला रिकमेंडेशन देखते हैं जो इस कमेटी ने रिकमेंड किया है। पहला, द बोरोवर शुड प्रिपेयर द ऑपरेटिंग प्लान फॉर द इंश्योरिंग ईयर एंड सबमिट इट टू द बैंक। बोरोवर को ज़रूरत है कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस का प्लान बनाए, इंश्योरिंग यानी जिस ईयर के लिए उसको क्रेडिट चाहिए, और वो बैंक को सबमिट करे। ऑन द बेसिस ऑफ सच प्लान द बोरोवर शुड इंडिकेट द लाइकली डिमांड ऑफ क्रेडिट। उस प्लान के बेसिस पे बोरोवर एनालाइज करेगा कि क्रेडिट कितना देना चाहिए, यानी आपकी जो डिमांड है वो डिमांड आपकी एफिशिएंट है आपके प्लान के बेसिस पे, या उसमें कुछ वेरिएशंस किए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैंक को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि बैंक अपने लेवल पे ये डिसाइड कर सके कि किस पार्टी को कितना क्रेडिट देना है और प्रोवाइड क्रेडिट देना है या नहीं देना है, शॉर्ट टर्म के लिए देना है, लॉन्ग टर्म के लिए देना है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज बैंक के पास अवेलेबल थी। तो बोरोवर को सबसे पहले ज़रूरत क्या है, एज पर रिकमेंडेशन, अपना ऑपरेटिंग प्लान बनाने की अपने इंश्योरिंग ईयर का, जिससे कि एट लास्ट उसको क्रेडिट मिल सके और उसे बैंक में सबमिट करने की जरूरत है। उस प्लान के बेसिस पे बैंक ओवरऑल उसे रिव्यू करेगा और बोरोवर के क्रेडिट को डिसाइड करेगा कि कितना क्रेडिट उसे प्रोवाइड किया जाए। इन सच वे it will be helpful for the lending bank to evaluate the borrower's credit need in realistic manner। तो आप देख सकते हो कि ये आपका ओवरऑल प्रोसेस ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, यानी एक लेंडिंग बैंक के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि वो एनालाइज करे उन बोरोवर्स की नीड को जो रियल बेसिस पे उनकी नीड है, यानी क्रेडिट सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ को दिया जाए या उन्हीं पार्टीज़ की ओवरऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस को एनालाइज करते हुए उनकी रेलिवेंसी फाइंड आउट की जाए कि किसको जेन्युइन बेसिस पे क्रेडिट की ज़रूरत है। अननेसेसरी बेस पे जो क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं उनको क्रेडिट बिल्कुल भी प्रोवाइड ना कराया जाए। ये बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड रिकमेंडेशन, द बैंकर शुड फाइनेंस ओनली द जेन्युइन प्रोडक्शन नीड ऑफ द बोरोवर। बैंक जो बैंकर है वो सिर्फ फाइनेंस किसको प्रोवाइड करे, उन जेन्युइन प्रोडक्शन नीड्स को जो बोरोवर की है। बोरोवर की तो इनफाइनाइट नीड होगी, प्रोडक्शन का लेकिन जो जेन्युइन प्रोडक्शन नीड है सिर्फ उन्हीं के लिए बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करे। द बोरोवर शुड मेंटेन द रीजनेबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स विच शुड बी जस्ट इनफ टू कैरी आउट डिजायर्ड प्रोडक्शन। इन्होंने रिकमेंड ये भी किया कि बोरोवर के पास अपने खुद के लेवल पे एक रीजनेबल लेवल इन्वेंट्री यानी स्टॉक का होना चाहिए, रिसीवेबल्स का होना चाहिए। वो बैंक पे डिपेंडेंट ना हो कि बैंक ही क्रेडिट देगा तभी वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, तभी वो एट लास्ट अपने रिसीवेबल्स को मैनेज कर पाएंगे। उनके पास सम स्टॉक अपने पास से खुद अवेलेबल होना चाहिए मटेरियल्स का। इसके अलावा उनके पास कुछ पैसा होना चाहिए कि वो अपने रिसीवेबल्स को मैनेज कर सकें, जिससे कि जो डिज़ायर्ड प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन आप कर सकें। बैंक आपको लोन देगा लेकिन सम पार्ट इन्वेस्टमेंट आपका खुद भी होना चाहिए। ये टंडन कमेटी ने अपने दूसरे रिकमेंडेशन में किया। तो ये भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द लास्ट रिकमेंडेशन विच इज गिवन अंडर टंडन कमेटी दैट द कमेटी हैज आल्सो सजेस्टेड द इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल नॉर्म्स। कमेटी ने इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के लिए कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड किए। The term norm refers to the maximum level of holding inventories and receivable in each industry। इन्होंने नॉर्म के बेस पे इन्वॉल्व क्या किया, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री और रिसीवेबल जो एक इंडस्ट्री को अपने लेवल पे मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड किए गए कितना एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेवल पे मेंटेन करने की ज़रूरत है और उसके बिहाफ पे बैंक आपको कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो आपकी स्टडी की गई है ये वर्कआउट की गई कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे, जैसे कॉटन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, मैन मेड फाइबर, जूट टेक्सटाइल्स, रबर प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, बेसिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, पेपर, सीमेंट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर कैपिटल इक्विपमेंट सप्लाई अदर देन हैवी इंजीनियरिंग। हैवी इंजीनियरिंग छोड़ करके आपके कैपिटल इक्विपमेंट में और सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए।
तो ये आपके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन आपकी यूनिट्स हैं जिनको टारगेट करते हुए नॉर्म बनाया गया कि मैक्सिमम लेवल आपका इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स का क्या होना चाहिए, उसके बिहाफ पे कितना बैंक आपको फाइनेंस करेगा और कितना आपको अपने पास से सेल्फ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये भी आपका रिकमेंडेशन दिया गया टंडन कमेटी के अंदर। कि टंडन कमेटी ने ये कहा कि पहली चीज़ तो बैंक डिसाइड करे कितना क्रेडिट देना है, उसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कराए, जेन्युइन जो आपके बोरोवर हैं उन्हीं को क्रेडिट दिया जाए, और इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के लेवल पे भी आपके एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, नॉर्म्स होना चाहिए, कितना ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे मेंटेन करेगी और कितना बैंक उनको फाइनेंस करेगा इन सारे फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था टंडन कमेटी। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट कमेटी एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज दी कोर कमेटी। कोर कमेटी ये आपकी फॉर्म की गई 1979 में। इसको फॉर्म करने का बेसिक जो टारगेट था वो था कि जो आपके ऑपरेशंस हैं कैश क्रेडिट सिस्टम के, उसको रिव्यू किया जाए। कैश क्रेडिट सिस्टम क्या है? क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर दिया गया, यानी लोन्स आपको दे दिए गए और आपका एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया गया। जितना पैसा आप विड्रॉ करोगे दैट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कैश क्रेडिट के बीच में रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को रिव्यू करने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस में इस कमेटी को फॉर्म किया गया कि जितना क्रेडिट बैंक दे रही है उस क्रेडिट के अगेंस्ट में कितना कैश ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं, कितने टाइम में यूज़ कर रही हैं, यानी क्रेडिट का कन्वर्जन रेट कैश में किस फॉर्म में हो रहा है, इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हुए इस कमेटी को फॉर्म किया गया। तो बेसिक कंसिडरेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। चलिए कमेटी देखते हैं। The Reserve Bank of India constituted another committee in April 1979 under the leadership of Mr. K.B. Kaur. 1979 अप्रैल में आरबीआई ने एक नई कमेटी फॉर्म किया जिसके लीडर थे मिस्टर के.बी. कोर। मेन पर्पस क्या था इसका? द मेन पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग सच कमेटी वॉज टू रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम, अभी मैंने बताया, in regard to the gap between the sanctioned credit amount and the extent of their use. मेन पर्पस क्या था इस कमेटी को फॉर्म करने का? कि रिव्यू किया जाए कि बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में वो कैश क्रेडिट कितना एफिशिएंटली कर पा रहा है, यानी जो बैंक क्रेडिट दे रही है उसको कितने टाइम में वो कैश में कन्वर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे हमें निकालना क्या था, इस कमेटी को फॉर्म करने का बेसिक पर्पस था कि ये गैप फाइंड आउट करे कि जो बैंक ने क्रेडिट सैंक्शन किया है और जो उसका यूटिलाइजेशन है उसमें कितना गैप जनरेट हो रहा है। यानी जो बैंक क्रेडिट दे रही है, आज बैंक ने क्रेडिट दिया, कितने टाइम में वो कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस गैप को फाइंड आउट करने के लिए कोर कमेटी को फॉर्म किया गया। आगे देखते हैं। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1979। अगस्त 1979 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया। कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए। पहला, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन बैंक क्रेडिट, बैंक के क्रेडिट पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए। पिछली कमेटी को ही फोकस करते हुए यहाँ पे पॉइंट लिया गया कि जब इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स समहाउ ऑर्गेनाइजेशन अपने पार्ट पे मेंटेन करेंगी और अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करेंगी, तो ऐसे बेस पे आपके बैंक की जो क्रेडिट की डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि बैंक के क्रेडिट पे जो ऑर्गेनाइजेशंस की डिपेंडेंसी है उनको रिड्यूस किया जाए। दूसरा, क्रेडिट लिमिट टू बी सेपरेटेड इनटू पीक लेवल एंड नॉर्मल नॉन पीक लेवल। क्रेडिट की जो लिमिट है उसे सेपरेट यानी अलग अलग किया जाए। पीक लेवल का मतलब जो हाईएस्ट लेवल है, यानी जो बहुत का मैक्सिमम अमाउंट है, और जो नॉर्मल आपके लिए नॉन पीक लेवल है, जो नॉर्मल लेवल पे आपका पीक लेवल से कम की पोजीशन है। किसके लिए? वो बोरोवर जिनकी बोरो करने की लिमिट 10 लाख से ऊपर है, यानी वो बोरोवर जो 10 लाख से ऊपर पैसा बोरो कर रहे हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, एक पीक लेवल और दूसरा नॉर्मल नॉन पीक लेवल। इनके बेसिस पे उनकी लिमिट को फिक्स किया जाए। पीक लेवल यानी उनकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी और उनके लिए मिनिमम लिमिट क्या होगी, वो आपके बोरोवर जिनकी डिमांड 10 लाख से ऊपर की लोन की एग्जिस्ट करेगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। थर्ड वन, एग्जिस्टिंग लेंडिंग सिस्टम टू कंटिन्यू, दैट इज लोन्स, बिल्स एक्सेट्रा। एग्जिस्टिंग लेंडिंग सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्रपोजल तैयार करके बैंक को देगी, बैंक रिव्यू करेगा और उसके बिहाफ पे बैंक डिसाइड करेगा कि कितना क्रेडिट किस पार्टी को कितने टाइम के लिए मिलना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट सिस्टम है, लेंडिंग सिस्टम है, वही आपका इस कमेटी ने भी
रिकमेंड किया है कि यही आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। लास्ट रिकमेंडेशन जो इन्होंने प्रोवाइड किया, क्वार्टरली स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द बैंक्स को ज़रूरत है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से क्वार्टरली स्टेटमेंट मांगे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फ्रॉम ऑल द बोरोवर्स हैविंग वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹50 लाख एंड उन ऑर्गेनाइजेशन से, यानी उन बोरोवर से जिनकी जो क्रेडिट लिमिट है, यानी वर्किंग कैपिटल में जो उनका क्रेडिट है वो 50 लाख या उससे ऊपर है। तो जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्किंग कैपिटल के लोन्स को 50 लाख या उससे ज़्यादा का लोन ले रखा है, तो उनके लिए एक रिकमेंडेशन दिया गया कि हर क्वार्टर बेसिस पे, यानी 3 महीने पे उनसे उनकी ओवरऑल जो ऑपरेशंस हैं उसका स्टेटमेंट मांगा जाए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जिससे कि आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे कि वो अपनी वर्किंग में कितना एफिशिएंट है, जिससे कि क्रेडिट की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास रिकवर करने की एग्जिस्ट करती रहे। तो ये आपके डिफरेंट रिकमेंडेशंस थे कोर कमेटी के। तो आई थिंक ये तीनों कमेटी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दहेजिया कमेटी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, टंडन और कोर कमेटी मैंने इस वीडियो में आपके डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब आपके पार्ट पे काम ये है कि आप चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ लीजिए और जहाँ पे भी जो डाउट्स होते हैं वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।